एम फेज का मतलब क्या हुआ? एम फेज हमारा टोटल सेल साइकिल का, जितनी देर की ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल था उसका सिर्फ कितना परसेंट टाइम लेता है? 5% टाइम लेता है। 95% टाइम आपने डिस्कस कर लिया, G1, S, G2 इन सबको डिस्कस कर लिया, चेक पॉइंट्स डिस्कस कर लिया, तो इसको डिस्कस करने में क्या जाता है? ये बहुत इजी है, बस एक बार दिमाग में इसको सारे इवेंट्स को बैठाना है, और अगर ये एक बार सेट हो गया तो पूरे जीवन नहीं भूलने वाला। माइटोसिस और मियोसिस, मियोसिस तो बाद में पढ़ेंगे, माइटोसिस पहले हमें समझना है। बेसिक जो हमारा डिवीजन है, मेन जो डिवीजन का मैकेनिज्म है सेल का, वो माइटोसिस का है, जिसे हम यहाँ पे एम फेज या डिवीजन फेज भी कहेंगे। सेल का ये एक्चुअल फेज है डिवीजन का, सेल इसमें एक्चुअली डिवाइड करती है। अभी तो हमने जीवन में देखा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रहा है, एस में देखा कि डीएनए का कंटेंट डबल हो रहा है, G2 में देखा कि फाइनल प्रिपरेशन हो रहा है कि सेल डिवीजन में जा रही है, फाइनली सब कुछ प्रिपेयर कर लो। अब इसमें ये फाइनली प्रिपेयर कर रही, डिवाइड कर रही है, ठीक है। ये सिर्फ टोटल सेल साइकिल का 5% ड्यूरेशन लेता है। एनिमल सेल्स में थोड़ा सा अब यहाँ पे एम फेज को समझना। एम फेज का मतलब यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द माइटोसिस। कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। माइटोसिस की बात कर रहे हैं, माइटोसिस डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन की बात कर रहे हैं। एनिमल सेल में माइटोटिक डिवीजन ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब उन्हीं सेल्स में पाया जाता है जो डिप्लॉइड सेल्स होती है। डिप्लॉइड सेल का मतलब जिनमें क्रोमोसोम की एक और कॉपी है, एक और एग्जैक्ट कॉपी है, क्रोमोसोम डिप्लॉइड कंडीशन में प्रेजेंट है। जैसे हम 46 क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? 23 पेयर्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक पेयर लूं तो एक पेयर क्रोमोसोम का ये हमने बना लिया, ये फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम एक पेयर के कह रहे हैं। इन क्रोमोसोम का फीचर क्या होगा देखना, इनका शेप साइज एक जैसा होगा, इनमें जो इंफॉर्मेशन होगा इस क्रोमोसोम के पास, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा वही इंफॉर्मेशन इसके पास भी होगा। मतलब जो जीन्स यहाँ पे होंगे वही जीन्स यहाँ पे, और पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जीन जो होगा, जैसे मान लो कि जीन यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे बी है, सी है, फिर डी है, तो सेम अरेंजमेंट यहाँ भी होगा, ए बी सी एंड डी। अरेंजमेंट ऑफ जीन सेम होगा, शेप सेम होगा, साइज सेम होगा, मॉर्फोलॉजी के रिस्पेक्ट में सब कुछ सेम होगा इन दोनों क्रोमोसोम का। तो इन दोनों क्रोमोसोम को बोल दिया जाता है अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये एक हमारे पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, या इनके लिए एक टर्म लिखते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। इनको हम क्या बोलते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये एक दूसरे के होमोलॉगस हैं। क्या है ये? होमोलॉगस है। इतनी बात क्लियर रहेगी। तो जो सेल डिप्लॉइड कंडीशन में है, मतलब जिनमें हर क्रोमोसोम पेयर्ड कंडीशन में है, उसी का एक एग्जैक्ट कॉपी और है। मतलब ये 46 एक्चुअली नंबर है तो इंफॉर्मेशन वाइज सिर्फ 23, क्योंकि 23 पे जो इंफॉर्मेशन है 23 पे अगले 23 पे वही इंफॉर्मेशन सेम है, आधा तो कॉपी है ना। तो इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में सिर्फ 23 है। तो एनिमल सेल्स में सिर्फ डिप्लॉइड सेल में ही माइटोसिस चलता है, रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन एक एग्जांपल है, एक एक्सेप्शनल केस है। मेल जो ड्रोन है, हनी बी का जो हाइव है ना, उनमें जो मेल होता है वो हैप्लॉइड कंडीशन में इंडिविजुअल होता है, वो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ होता है, एंड इनकी सेल्स माइटोसिस से डिवाइड करती है। इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइटोसिस से होता है। इंसेक्ट भी एक एनिमल ही है, तो ये एक्सेप्शनल केस है। जब हम प्लांट सेल्स की बात करेंगे, इसमें प्लांट सेल्स की बात करेंगे, तो प्लांट सेल डिप्लॉइड सेल भी माइटोसिस से डिवाइड करता है एंड हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस से डिवाइड करता है। बोथ सेल्स कैन डिवाइड थ्रू माइटोसिस, लेकिन एनिमल में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, ओनली डिप्लॉइड सेल कैन डिवाइड थ्रू माइटोसिस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखना, ये सेल साइकिल का वो पीरियड है जिसमें सेल सबसे ज्यादा ड्रामा करती है। ड्रामेटिक वर्ड मतलब सबसे ज्यादा ड्रामा करती है। ड्रामा का मतलब क्या होता है? जो अभी है वो अगले इंस्टेंट पे, अगले मूवमेंट में अपना चेंज कर ले। अभी मैं हंस रहा हूँ, रोने लगूं, रो रहा हूँ, गाने लगूं,
है ना। तो सेम सेल में भी ऐसा ही, आप जैसे जैसे देखोगे इनके सब स्टेजेस, तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये ड्रामेबाज तो है, सेल इस फेज में बहुत ड्रामा करती है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जब माइटोसिस चल रहा होता है किसी भी सेल में, जैसे मान लो कि ये हमारी एक सेल, हम ह्यूमन बीइंग का ही सेल ले लेते हैं, 46 वाली कोई क्रोमोसोम है, इधर ही बना हुआ है ना, 46 वाला कोई क्रोमोसोम सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, पेरेंटल सेल जो माइटोसिस से डिवाइड करेगी, तो 2 डॉटर सेल बनाती है। पहली बात तो ये याद रखना है कि माइटोसिस से 2 डॉटर सेल बनते हैं, एक डिवीजन से 2 डॉटर सेल बनते हैं। और ये जो डॉटर सेल बनेंगे इनके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंजेस नहीं होता। 46 इसके पास तो 46 डॉटर सेल के पास, इसके पास 2 तो डॉटर सेल के पास भी 2। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है। इसलिए इस डिवीजन का दूसरा नाम क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल वर्ड से बना है, क्रोमोसोम नंबर इक्वल है इसलिए इक्वेशनल डिवीजन बोल दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे देखो, यहां पे थोड़ा सा आपको ये 2 पॉइंट्स पहले डिस्क्लेमर टाइप का दे दिया गया, फिर हम फेजेस पे आएंगे। ये 2 डिस्क्लेमर्स आपको दिमाग में प्रिंट करके रखने हैं। क्या डिस्क्लेमर है, अपने कन्वीनियंस के लिए हमने इस एम फेज को कई सब स्टेजेस में डिवाइड करा है। क्या, कन्वीनियंस के लिए बस, जबकि ये सारा जो इवेंट है, जो सब कुछ जो सेल में ड्रामेबाजी चल रही होती है, दैट इज प्रोग्रेसिव प्रोसेस। मतलब एक चल रहा है दूसरा स्टार्ट, एक खत्म होने वाला है दूसरा उसके साथ ही साथ स्टार्ट। कोई क्लियर कट उनमें डिमार्केशन नहीं कर सकते हम कि नहीं कि हाँ ये फेज यहाँ खत्म हो गया अब दूसरा स्टार्ट, नहीं, ये हम नहीं कर सकते। ये सब कुछ क्या है, प्रोग्रेसिव इवेंट्स हैं, एक चल रहा है खत्म होने वाला है दूसरा स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही दोनों स्टेटमेंट का मतलब यही लिखा है, कन्वीनियंस फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सब स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। जो उनका न्यूक्लियस का डिवीजन है 4 सब स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे, अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन ये हमें पहले समझ लेना होगा। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड, ये हमें पता हो जाए पहले ही कि सेल जो डिवाइड कर रही है ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, इसमें कोई क्लियर कट लाइंस हम नहीं बना सकते कि हाँ ये फेज खत्म हो गया अब अगला फेज स्टार्ट हो रहा है ना। किसी भी स्टेज के, 2 स्टेज के बीच, देखो एम फेज को हम 2 सब स्टेजेस में डिवाइड करके देखेंगे। पहले हम सेल, हमारी सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता है, दैट इज द कैरियोकाइनेसिस, एंड सेकेंड जो डिवीजन का टाइम आता है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, दैट इज द साइटोकाइनेसिस, उसके लिए टर्म लिखते हैं साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस के 4 सब स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब प्रोफेज और मेटाफेज के बीच कोई क्लियर कट लाइन नहीं है, ये नहीं कह सकते कि प्रोफेज यहां खत्म है मेटाफेज स्टार्ट है। सेम मेटाफेज एनाफेज के बीच कोई डिमार्केशन नहीं है, एनाफेज एंड टेलोफेज के बीच कोई डिमार्केशन नहीं कर सकते क्लियर कट। बट हम उनके कुछ मेन इवेंट्स को पढ़ेंगे, जैसे मैं बात करूंगा कि प्रोफेज में ये मेन इवेंट्स चलते हैं, तो मतलब वो उनका मेन फीचर है उस इवेंट, उस फेज का। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला फेज है प्रोफेज, ये एम फेज का सबसे पहला फेज है। इसका मेन जो इवेंट है दैट इज द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल, जिसे आपने क्या बोला था, अभी क्रोमोसोम पढ़ा था जब, तो क्रोमेटिन बोल दिया था। क्या बोल दिया था, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कंडेंस होना शुरू हो जाता है, इनिशिएशन शुरू हो जाता है। सेंट्रियोल दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा जो चेंज होता है मेन, सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पे मूव करना शुरू कर देता है सिर्फ एनिमल सेल में या सेंट्रियोल बियरिंग सेल्स में। ठीक है, तीसरा चेंज, क्रोमोसोम मटेरियल हमारा ये कॉम्पैक्ट हुआ, लास्ट एट द एंड ऑफ प्रोफेज, मतलब प्रोफेज खत्म होता होता जब आ रहा है, तब ये क्रोमोसोम मटेरियल जो है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्रोमोसोम आपका ऐसा स्ट्रक्चर होगा, डुप्लीकेटेड फॉर्म में होगा, 2 सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। कितने होंगे, 2 सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। लेकिन अगर हम यही क्रोमोसोम जीवन में बनाएं, तब जब जीवन में बनाएंगे तो ये क्रोमोसोम आपका बस ऐसा बनाना होगा,
ऐसे एक ही क्रोमेटिड होगा, दो क्रोमेटिड नहीं होंगे। वो एस फेज को क्रॉस करेगा, ये एस फेज को क्रॉस करा है, इसलिए ऐसा कंडीशन में पहुंच गया। यहां पे रेप्लिकेशन हो गया डीएनए का, तो कंटेंट डबल हो गया। इतनी तो बात क्लियर है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हमने देख लिया था। अब देखो इधर, ये जो डायग्राम बनाया है ये लेट प्रोफेज का है। किसका है? लेट प्रोफेज का। मतलब प्रोफेज जब शुरू हुआ है तब का नहीं है, लगभग प्रोफेज खत्म होने वाला है तब का है। और क्या इवेंट्स, क्या चेंजेस होते हैं? सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट हो गया, कंडेंस हो गया, क्रोमोसोम हो जाता है। और जो इसके मेन सेल ऑर्गेनेल्स हैं, एक अभी मैं इस पे वापस आऊंगा, ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। मेन सेल ऑर्गेनेल्स जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब कुछ डिसअपीयर कर जाता है। और इस पिक्चर में आप देखोगे अगर, तो ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को टूटते हुए ऐसे फ्रेगमेंटेड फॉर्म में बनाया है। तो ये आपकी क्या दिखाया जा रहा है? दैट इज द डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या डिसअपीयरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही है, डिसअपीयरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी डिसअपीयर हो रही है। ये शुरू हो जाती है प्रोफेज में ही, और एंड ऑफ द प्रोफेज या लेट प्रोफेज तक ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब देखो, सेंट्रोसोम जो अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए, इनके साथ क्या होता है? ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये सेंट्रोसोम से हम ऐसे रेडिएशन देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का। मतलब ये डायग्राम कुछ इस तरह से, एक सेंट्रोसोम में हमने पढ़ा था 2 सेंट्रियोल होते हैं, ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स इसी के चारों तरफ रेडिएट होता है, रेडियस पर अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है एस्टर। अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे? एस्टर। क्या बोल देंगे? एस्टर। ठीक है, तो इस एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, स्पिंडल फाइबर, ये दोनों बनाते हैं माइटोटिक एपरेटस। क्या बनाते हैं? माइटोटिक एपरेटस। 2 एस्टर बनेंगे, एक दोनों अपोजिट पोल्स पे, और स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम को मूव कराएगा, ऊपर नीचे कराएगा, जहां भी मूवमेंट कराना है या क्रोमोसोम को तोड़ेगा, डिवाइड कराएगा, वो स्पिंडल फाइबर का काम है। वो अभी हम आगे देखेंगे। एस्टर्स 2 प्लस स्पिंडल फाइबर क्या बनाता है? माइटोटिक एपरेटस। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। सेंट्रोसोम से रेडिएट करे माइक्रोट्यूब्यूल, देन दिस स्ट्रक्चर इज एस्टर। ये एस्टर कहा जाता है। अब जिन सेल्स में सेंट्रोसोम है ही नहीं, तो उसमें एस्टर क्या बनेगा? है ना। तो इस एस्टर के फॉर्मेशन के बेसिस पर माइटोसिस हमारा 2 टाइप का होता है। देखो यहां पे आप देखोगे तो क्रोमोसोम कोई यहाँ पे है, मैं जो क्रोमोसोम नंबर आपको बताऊं, लेके चल रहे हैं हम 4 लेके चल रहे हैं, 1 2 3 4 क्रोमोसोम नंबर लेके चल रहे हैं। मतलब पेरेंटल सेल में 4 क्रोमोसोम्स हैं। अब देखते हैं डॉटर सेल में कितना कैसे बनता है। 4 ही होंगे कैसे, बट वो कैसे, सवाल कैसा है। यहां भी हमने 4 ही बनाए हैं। ये एक एस्टर हो गया, ये दूसरा एस्टर हो गया, ये जो आपकी ये व्हाइट लाइंस दिखाई गई दैट इज द स्पिंडल फाइबर। ये क्या है? स्पिंडल फाइबर। ये मेटाफेज का ट्रांजिशन है, प्रोफेज खत्म होने वाला है, मेटाफेज स्टार्ट होने वाला है, तब ऐसा कंडीशन में सेल पहुंच चुका होता है। ये हमने पॉइंट डिस्कस कर ही लिया। एस्टर अगर जिस माइटोसिस में बन रहा है, मतलब एनिमल सेल में, किसमें? एनिमल सेल में, या जिनके पास सेंट्रोसोम प्रेजेंट है ना, उनको हम बोलेंगे एस्ट्रल माइटोसिस। क्या बोला जाएगा? एस्ट्रल माइटोसिस। और हायर प्लांट सेल में एनास्ट्रल माइटोसिस होता है। एस्टर्स नहीं होते, बस स्पिंडल फाइबर होता है, एंड दे ब्रेक या स्प्लिट द क्रोमोसोम इनटू 2 हाफ्स। ये प्रोफेज की कहानी खत्म। अब शुरू होती है कहानी मेटाफेज की। मेटाफेज कुछ भी नहीं है, मेटाफेज सबसे आसान फेज है बस। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटाफेज अगर आपको समझ आ गया माइटोसिस का और मियोसिस में, मेटाफेज में क्या डिफरेंसेस हैं, वो अगर समझ आ गए, तो फिर पूरा सेल आपका डिवीजन जो है माइटोसिस एंड मियोसिस बिल्कुल क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। बस मेटाफेज में बात समझनी होती है बस। मेटाफेज में क्या होता है?
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर कर चुकी होगी। वो लास्ट में देखो, तो लास्ट वाला जो हमने ये पिक्चर देखा है, इसमें देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर कर चुकी होती है। मेटाफेज की सबसे, मतलब हम कह सकते हैं कि कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द स्टार्टिंग ऑफ मेटाफेज, ये हम बोल सकते हैं। कंडेंसेशन क्रोमोसोम का कंप्लीट हो चुका होता है। जब हम क्रोमोसोम पढ़ रहे थे तो हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था। मॉर्फोलॉजी अगर आपको क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो सबसे सुटेबल फेज कौन सा है? मेटाफेज है। कौन सा फेज है? मेटाफेज है। इसीलिए है क्योंकि मैक्सिमम कंडेंसेशन हो जाता है, तो क्रोमोसोम की जैसा भी शेप साइज होता है वो सब कुछ एग्जैक्टली दिखता है इस फेज में, है ना। क्रोमोसोम आप कंप्लीटली कंडेंस हो जाता है, आप माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देख सकते हैं, दिखता है। विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, अब ये वर्ड आपके सामने आ रहा है, स्पिंडल फाइबर की मदद से क्रोमोसोम हमारा जो होता है, क्रोमोसोम पे स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होता है? काइनेटोकोर पर। दो वो बटन जैसे स्ट्रक्चर बताए थे, तो काइनेटोकोर पे जाके हमारा ये स्पिंडल फाइबर यहां से इस काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है। एंड जो काइनेटोकोर से अटैच होता है वही स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को ऊपर नीचे ले आता है। मान लो कि ये क्रोमोसोम इस पिक्चर पे आते हैं, ये क्रोमोसोम, ये हमने मान लिया कि सेल का इक्वेटर है, सेल का बीचों बीच में सारे क्रोमोसोम अरेंज होते हैं मेटाफेज में, ये याद रखना है। अब ये क्रोमोसोम इससे ऊपर है, तो इधर की जो स्पिंडल फाइबर है उसकी ग्रोथ करानी पड़ेगी, इधर की जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या करा जाएगा? छोटा करना पड़ेगा, तब जाके ये क्रोमोसोम यहाँ पहुंचेगा। एंड अगेन इसी के साथ उल्टा होगा, इधर से जो स्पिंडल फाइबर है वो ग्रो करेगा, इधर वाला स्पिंडल फाइबर साइज में छोटा होगा तो ये बीच में आएगा। तो ये स्पिंडल फाइबर की मदद से मूव करता है सेल में क्रोमोसोम, और सारे क्रोमोसोम हमारे कहाँ पे आ जाते हैं? बिल्कुल इक्वेटर ऑफ द सेल, बिल्कुल बीचों बीच में आ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या बोलेंगे? मेटाफेज प्लेट। स्पिंडल फाइबर दो टाइप के, एक आपका डिसकंटिन्यूअस होता है, एक कॉन्टिन्यूअस होता है। बहुत इजी है, बहुत आराम से समझ सकते हो। इधर देखो, जो स्पिंडल फाइबर यहाँ काइनेटोकोर से अटैच होता है, एक्चुअली यही क्रोमोसोम को मूव कराता है, ये डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर होते हैं, क्योंकि इधर से आके ये काइनेटोकोर से अटैच हो गया, इधर से आके ये अटैच हो गया। लेकिन जो नहीं अटैच होते हैं वो एक पोल से दूसरे पोल तक सीधा फैले होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर के दो टाइप्स, डिसकंटिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस। ये मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम कहां पे आ गए? मेटाफेज प्लेट पर। इनका जो सेंट्रोमियर है वो इक्वेटर की तरफ होता है, इक्वेटर पे होता है, एंड इनके आर्म्स जो होते हैं वो पोल की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। किधर डायरेक्टेड होते हैं? पोल की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, ये ध्यान रखना होता है। सारे क्रोमोसोम मेटाफेज, माइटोसिस अगर चल रहा है तो जैसे हमने ह्यूमन बीइंग का लिया 46 क्रोमोसोम है, तो 46 के 46 इस मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होंगे। हमने पेरेंटल सेल, हमारे पेरेंटल सेल जो हम डायग्राम लेके चल रहे हैं, 4 क्रोमोसोम लिया है, तो यहाँ पे देखो चारों के चारों इधर ही मेटाफेज प्लेट पर अरेंज है, एक भी क्रोमोसोम इधर उधर नहीं होता है, सारा कहाँ पे अरेंज होगा? इक्वेटर पर। इसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या बोलोगे? मेटाफेज प्लेट। ये हो गई पूरी कहानी मेटाफेज की खत्म। हाँ जी बेटे, देखो नेक्स्ट फेज जो है अपना एनाफेज है ना, माइटोसिस का ये थर्ड फेज है। मेटाफेज में हमने बात कर ली है, मेटाफेज में क्रोमोसोम हमारे सारे कहाँ आ जाते हैं? मेटाफेज प्लेट पर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर की मदद से। एनाफेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। पहला स्टेटमेंट ये है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। जो हमने क्रोमोसोम को पढ़ा था, जब हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर की बात करें तो दो क्रोमेटिड एक पॉइंट से अटैच होते हैं, इसको हम बोलते थे सेंट्रोमियर। और ये क्रोमोसोम सेल में जब मेटाफेज प्लेट की बात करें ऐसे ही अरेंज था, यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है, यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है, इनके काइनेटोकोर्स की मदद से। ये दोनों स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपोजिट डायरेक्शंस में, एंड यहाँ बीच से जो ये सेंट्रोमियर है जहाँ से ये दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ से स्प्लिट कर जाता है, यहाँ से वो टूट जाता है।
और इसको ही बोला जाता है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। एनाफेज का सबसे मेन इवेंट यही है। अब डायग्राम देखना, ये मेटाफेज प्लेट था। अब मेटाफेज प्लेट पे देखोगे तो दोनों जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड इस पोल की तरफ जा रहा है, एक क्रोमेटिड इस पोल की तरफ जा रहा है। और वो कैसे हुआ होगा, ये जो सेंट्रोमियर है वो बीच से स्प्लिट कर जाएगा, टूट जाएगा। तब क्रोमोसोम का आधा हिस्सा, एक क्रोमेटिड इधर इस पोल की तरफ और दूसरा इस पोल की तरफ, इस तरह से सारे क्रोमोसोम जितना इस मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होंगे सभी के सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाते हैं, है ना। सभी के सेंट्रोमियर स्प्लिट करेंगे तो एक एक क्रोमेटिड उनका एक पोल, एक एक क्रोमेटिड उनका अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट कर देता है। एनाफेज का यही मेन इवेंट है। एनाफेज में यही होता है। ऑफ ईच क्रोमोसोम द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या कहते हैं, हमने इसको क्या बोला था, सिस्टर क्रोमेटिड, वो अलग हो जाते हैं स्प्लिटिंग की मदद से। अब इस इंडिविजुअल क्रोमेटिड को, ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड थे, इस इंडिविजुअल क्रोमेटिड को हम क्रोमोसोम बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। ठीक, मतलब क्या हुआ, मेटाफेज का डायग्राम देखो तो इसमें मैंने ये कितने क्रोमोसोम का नंबर है, तो आप बोलोगे 1 2 3 और 4। कितने क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है। लेकिन जब एनाफेज का डायग्राम बोलोगे, देखोगे, और इधर हम देख रहे हैं, इनको हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये तीसरा क्रोमोसोम है, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल में जो हमारा पेरेंटल सेल था वो 4 था, लेकिन एनाफेज में आके क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया, 8, जस्ट डबल हो जाता है। क्यों होता है डबल? डबल होने का रीजन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर स्प्लिट होने की वजह से ये क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, जब तक ये अपोजिट पोल्स पे नहीं पहुंच रहे हैं और इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तब तक ही ये क्रोमोसोम नंबर एक सेल के अंदर डबल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि ये सेपरेट हो जाता है और उसको हम इंडिविजुअली क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। एंड इसकी वजह से क्या होगा, एक सेल में क्रोमोसोम नंबर जस्ट डबल हो गया। ठीक है, एक सेल के अंदर ही। ठीक है, द टू न्यू डॉटर क्रोमोसोम बिगिन मूव टूवर्ड अपोजिट पोल। ये जो डॉटर क्रोमोसोम बने, ये दोनों एक दूसरे के डॉटर क्रोमोसोम बने, तो ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। और अपोजिट पोल्स पे किस तरह से मूव करेगा, ये जो इनका काइनेटोकोर है वो डीपॉलीमराइज होता जाएगा। इधर स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर की तरफ से, जो काइनेटोकोर से अटैच्ड है, इधर से डीपॉलीमराइज होता जाएगा। डीपॉलीमराइज होगा तो मतलब स्पिंडल फाइबर छोटा होता चला जाएगा और क्रोमोसोम को वो पोल की तरफ खींचता ले चला जाएगा। और ये इस तरह से हमारा क्रोमोसोम पोल्स पे पहुंच जाएगा, दोनों अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएगा। क्रोमोसोम नंबर अगर हम बात करें तो पोल्स पे जब देखेंगे तो 4 इस पोल पे भी पहुंचेंगे, 4 इस पोल पे भी क्रोमोसोम नंबर पहुंचेगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल सेल जितना ही है, सेम है। एंड लास्ट फेज है जो टेलोफेज जिसे हम बोलते हैं, ये सब कुछ रिवर्स होता है जो प्रोफेज में आपने पढ़ा था। प्रोफेज का ये सब कुछ रिवर्स इवेंट चलता है। जैसे प्रोफेज में पहला इवेंट था क्रोमोसोम कंडेंसेशन, यहाँ डीकंडेंसेशन। जो अपोजिट पोल्स पे आपके क्रोमेटिड्स स्प्लिट करके पहुंचे वो डीकंडेंस हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां डिसअपियर करी थी, यहाँ रीअपियर कर जाएगी। सेल ऑर्गेनेल्स वहां क्या हुए थे, डिसअपियर किए थे, यहाँ पे फिर से रीफॉर्म कर जाएंगे और कुछ इस तरह से आपकी सेल बन जाती है। इस न्यूक्लियस में भी 4 क्रोमोसोम हैं, जो कि अनकॉइल हो गया है तो हमें नहीं दिख रहा है ना, लेकिन है कितने क्रोमोसोम, 4। इस न्यूक्लियस में भी 4 क्रोमोसोम है। तो एक सेल के अंदर 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। क्या हो गए, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। अब इनका होगा साइटोकाइनेसिस। इस सेल का क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना और अभी इनका साइटोप्लाज्म जो है वो नहीं सेपरेट हुआ है। जो मेन सेल ऑर्गेनेल्स थे वो बन चुके होते हैं, जैसे जो भी आपका प्रोफेज में डिसअपियर करा था वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स बन जाते हैं। फिर इनका स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब हमने पहले ही
बात कर रखी है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म दो तरह से होता है। एनिमल सेल में डिफरेंट मेथड है, प्लांट सेल का जो मेथड है वो अलग है। एनिमल सेल का जो मेथड है इनमें होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल फरो। प्लांट सेल में ये साइटोकाइनेसिस होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। दोनों का ये ध्यान रखना है। यहाँ पे जो सेल फरो बनता है वो सेल में, ये जो आपका पहला ये पिक्चर था, ये सेल फरो का फॉर्मेशन है। ये पेरीफेरी से सेंटर की तरफ बनता चला जाएगा। पेरीफेरी से स्टार्ट होगा एंड मूव्स टुवर्ड्स सेंटर। तो ये सेंट्रीपिटल ऑर्डर में इसका फॉर्मेशन होता है। सेल फरो का फॉर्मेशन कैसे होता है? सेंट्रीपिटल ऑर्डर में। जब हम सेल प्लेट का बात करेंगे तो वो सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में होता है, मतलब इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। वो सेल के सेंटर से स्टार्ट होता है सेल प्लेट का फॉर्मेशन एंड मूव टुवर्ड पेरीफेरी। तो वो सेंट्रीफ्यूगल मैनर में इनका फॉर्मेशन होता है। तो वो ऑर्डर, आपका फॉर्मेशन का डायरेक्शन ध्यान रखना है। साइटोकाइनेसिस सेंट्रीपिटल ऑर्डर में चलता है, पेरीफेरी टू सेंटर। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में चलता है, मतलब सेंटर टू पेरीफेरी, सेल प्लेट का फॉर्मेशन। अब देखो इन दोनों का मतलब क्या है, कैसे फॉर्म होते हैं, ये आप देखना। एनिमल सेल का साइटोकाइनेसिस है। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे चलता है उसकी बात चल रही है ना। यहाँ बीच में मेटाफेज जो प्लेट था, इधर बिल्कुल इक्वेटर पर सेल के माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स ये सारे अरेंज हो जाते हैं, और पेरीफेरल रीजन पर इनके एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट अटैच हो जाते हैं सेल के, और ये सेल को सेंटर की तरफ खींचते लेके आते हैं, खींच के ऐसे लेके आते हैं। अब ये धीरे धीरे ये सेल अंदर की तरफ, ये जो ग्रुप्स बना है, ये इसको हम बोलते हैं सेल फरो, और ये धीरे इस तरफ अंदर की तरफ सेंटर की तरफ ग्रो करती चली जाएगी एंड फाइनली वो टच कर जाएगी दोनों सेल, दो डॉटर सेल्स में। ये इनका साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगा, इसका अपना साइटोप्लाज्म, इस सेल का अपना साइटोप्लाज्म, तो दो डॉटर सेल बन जाती है। तो ये एनिमल सेल का फॉर्मेशन है। इस माइक्रोट्यूब्यूल एंड फिलामेंट का जो ये स्ट्रक्चर बनता है स्पिंडल फाइबर के साथ, इसको मिड बॉडी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। जब यही प्लांट सेल में चलता है तो प्लांट सेल में थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ये आपके जीसी के वेसिकल्स हैं। वेसिकल्स आपको अगर याद हो, पढ़ा हो, तो जीसी के वेसिकल्स हैं एंड इनके साथ स्पिंडल फाइबर अलोंग इनके साथ प्रेजेंट होता है, माइक्रो वही सारे फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनका जो ये सेल प्लेट फॉर्म करता है, यही वेसिकल्स सारी आपस में फ्यूज कर जाएंगी, क्योंकि वो सैक लाइक मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, फ्यूज कर जाएंगी। तो एक कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन इधर ऐसे बन जाएगी। इसको, इस डायग्राम को थोड़ा कंप्लीट कर लेना, इनकम्प्लीट सा है। और एक सेल का मेम्ब्रेन ये इस तरफ बन जाएगा, इसके पास अपना न्यूक्लियस, इसके पास अपना न्यूक्लियस। इनका जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है, सेंटर टू पेरिफेरी ये फॉर्मेशन चलता है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन है और इसको बोल दिया जाता है सेल प्लेट, ठीक है। तो ये इस तरह से प्लांट सेल में हमारा एक पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाती है। अब यहाँ कुछ वही सारा स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, क्या है आपका, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट अरेंज होते हैं किस पे, इक्वेटर पर, और ये मिड बॉडी बनाते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन। हाँ, एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब सेल प्लेट की बात करते हैं, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, वहां पे फरो नहीं बनता है, सेल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि इनके चारों तरफ, हाँ इस डायग्राम में भी ऐड कर लेना है, इनके चारों तरफ एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है, हार्ड रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस सेल वॉल की वजह से ये इसमें ये सेल फरो जैसा स्ट्रक्चर नहीं बना सकती है, इसलिए इनको क्या करना होता है, सेल प्लेट से ये साइटोकाइनेसिस इनका चलता है, ठीक है। ये प्लांट सेल की बात हो गई। और दूसरा, ये बहुत सारे जीसी के वेसिकल्स, स्पिंडल फाइबर अरेंज होते हैं इक्वेटर पर, और इनको बोला जाता है फ्रेगमोप्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेगमोप्लास्ट आपका इंपॉर्टेंट है। फ्रेगमोप्लास्ट क्या है, जीसी प्लस स्पिंडल फाइबर, वेसिकल्स ऑफ जीसी प्लस स्पिंडल फाइबर। तो ये आपका हो गया कंप्लीट साइटोकाइनेसिस, और इस तरह से एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बन जाती है। एक पॉइंट ये याद रखना है, वैसे हम पढ़ेंगे भी फंजाई में,
कुछ ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, मतलब एक पेरेंटल सेल का ये न्यूक्लियस डिवाइड कर जाए दो न्यूक्लियाई में, है ना, लेकिन ये दो सेल में ना डिवाइड करे, फिर से ये फर्दर डिवाइड कर जाए, इसके न्यूक्लियाई 4 बना लें, सेल ना डिवाइड करे, ये फर्दर डिवाइड कर जाए, सेल एक ही हो, न्यूक्लियस का नंबर 8 हो जाए, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ये सेल कैसी कंडीशन में चली गई? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में चली गई। एक ही सेल के पास बहुत सारा न्यूक्लियस है, एक ही सेल के पास बहुत सारा न्यूक्लियस है, ये कहीं कहीं पे डिवीजन होता है। जब ऐसा कोई मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन सेल का हो जाता है उसको हम बोलते हैं सिनसाइटियम। क्या बोलेंगे? सिनसाइटियम या सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक कंडीशन या सिनसाइटियम। एक एग्जांपल याद रखना है, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। जो आप कोकोनट लेते हो और वाटर, उसका पानी जो पीते हैं, वो इसी कंडीशन के सेल्स हैं, है ना। जब हम नारियल लेते हैं नारियल पीने के लिए, तो उसमें आपको यही दिखता है ना, बीच में पूरा पानी भरा हुआ है। पानी जो है वो सिनसाइटियम के सेल्स हैं, सिनसाइटियम की कंडीशन के सेल्स हैं। जब ये हार्ट जैसा स्ट्रक्चर बन के यहाँ डिपॉजिट होने लगता है, वाइट वाइट सा, यहाँ किनारों पे डिपॉजिट हो जाए, तो वो सेलुलर फॉर्म में आ गया। वो क्या आ गया? सेलुलर फॉर्म में आ गया, मतलब उसका साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, वो सेल्स बन गई, तब वो ऐसा बनता है, तब वो डिपॉजिट होता है, तब उसको हम बोलते हैं कि वो पका हुआ नारियल है ना। उसमें पानी नहीं होगा, जिसमें ज्यादा डिपोजिशन होगा इधर किनारों पे, उसमें उतना ही कम पानी होगा। जितना कम डिपोजिशन उतना ही ज्यादा पानी। पानी इन सेंस सिनसाइटियम। सेल्स अभी न्यूक्लियर कंडीशन में है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में है, इसमें अभी वो कैसे नहीं आए हैं? सेलुलर फॉर्म में नहीं आए हैं। तो ये आपका हो गया क्या? एक ये एग्जांपल, सिनसाइटियम की कंडीशन कैसे आती है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और उसके बाद आपको बात समझना है माइटोसिस के सिग्निफिकेंस क्या है, माइटोसिस ऑर्गेनिजम्स में क्या उसका रोल है, क्या फायदा है ना, इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट माइटोसिस की वजह से ही पॉसिबल है। हम हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से उसका लाइफ स्टार्ट होता है, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। इट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ये करता है बाय द डिवीजन ऑफ माइटोसिस। बार बार माइटोसिस होके ये हमारा काम चल रहा होता है। दूसरा इसका सिग्निफिकेंस है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ भी माइटोसिस की वजह से होता है। हमारा जो ग्रोथ हो रहा है वो माइटोसिस की वजह से हो रहा है। ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएगा। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करता है, KI वैल्यू मेंटेन करता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए ही माइटोसिस होता है। एक्चुअली यही कॉज ऑफ माइटोसिस भी यही है, वो भी हम बात करेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए माइटोसिस चलता है। एपिकल एंड लैटरल मेरिस्टेम्स में, जो प्लांट की बॉडी में 2 तरह की ग्रोथ होती है, ये ध्यान रखना। प्लांट की बॉडी में एक ये जो यहाँ की मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, जिसे हम बोलते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम, ये भी माइटोसिस से ही डिवाइड करती हैं। और जो स्टेम की लैटरल ग्रोथ कराती है, मतलब स्टेम की थिकनेस ग्रो कराती है, मीन्स अपना जो डायमीटर में कोई प्लांट जो ग्रो करता है, वो जो ग्रोथ होती है वो लैटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है, लैटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है। ठीक है, तो ये एपिकल मेरिस्टेम में सूट एपिकल और ऐसा रूट एपिकल मेरिस्टेम भी होता है, एंड लैटरल मेरिस्टेम, दोनों में माइटोसिस होता है। देन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की जो ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ जो होती है, वो यही दोनों मेरिस्टेम्स की सेल्स माइटोसिस से डिवाइड करती हैं, और प्लांट हमारा धीरे 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 एक बहुत बड़ा ट्री का फॉर्म ले लेता है ना। ये इनकी सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस की बात आपको इतनी याद रखनी है। अब उसके बाद है मॉडिफिकेशंस। माइटोसिस के क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं?
जैसा हमने माइटोसिस पढ़ा है ऐसा ही माइटोसिस हर सेल में हो ये जरूरी नहीं है, कहीं कहीं पे ये थोड़ा मॉडिफाइड है, थोड़े इनमें चेंजेस हैं। जैसे है ये 3 मॉडिफिकेशंस हमें पढ़ने हैं। पहला, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस चलता रहता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। अभी वो सिनसाइटियम के फॉर्मेशन के लिए जो डिवीजन का टाइप है दैट इज नॉट माइटोसिस, दैट इज द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। वो क्या है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ये क्या दे देता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ये आपको समझ है। एंडोमाइटोसिस भी होता है। एंडोमाइटोसिस में क्या होगा? क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर जाता है विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं डिवाइड करता, क्रोमोसोम की कॉपी बन जाती है, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन में चला जाता है। जैसे कोई सेल माइटोसिस में आई थी तो एक बार डुप्लीकेशन एस फेज में हुआ था तो ऐसा क्रोमोसोम बना था, एस फेज से ऐसा हो गया था। जब ये सेल डिवाइड करने जा रही तो न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है, बस उसका क्या कर रहा है? क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर रहा है। जो 2 क्रोमेटिड के साथ था वो अब 4 क्रोमेटिड के साथ बन गया। 4 क्रोमेटिड्स के साथ अगर एक्चुअली नहीं बोलेंगे, एक्चुअली इसका डुप्लीकेशन का मतलब ये है कि ये जो क्रोमोसोम था इसी की एक और कॉपी बन गई, ये एक और कॉपी बना लिया, डुप्लीकेशन हो जाता है क्रोमोसोम का। तो क्या हुआ? अभी मान लो कि ये इस कंडीशन में होमो डिप्लॉइड कंडीशन में सेल था, 2n कंडीशन में एक पेयर का क्रोमोसोम था, इसने अपना एस फेज में आके क्या करा? कॉपी करा, तो ये डुप्लीकेटेड फॉर्म में चला गया, है ना। तो डुप्लीकेटेड फॉर्म में क्रोमोसोम 2n कंडीशन में ही है। लेकिन जब एंडोमाइटोसिस हो गया तो इस क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी एक बना ली, इसने भी एक अपनी कॉपी बना ली, इसने भी अपनी एक कॉपी बना ली। तो जो 2n में ये 2 पेयर थे, अब देखिए कितने पेयर हो गए? ये एक पेयर था, सॉरी ये 2 पेयर हो गए। तो ये जो 2n का कंडीशन था वो 4n में कन्वर्ट हो गया। एंडोमाइटोसिस से पोलाइडी बढ़ती है, सेट ऑफ क्रोमोसोम ही बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? सेट ऑफ क्रोमोसोम ही सेल में बढ़ जाते हैं। ये ध्यान रखना है। ये पोलाइडी इंक्रीज कर देता है, मतलब n नंबर है तो 2n में, 2n से 4n में, 4n से 8n में कन्वर्ट कर देता है। इंक्रीजेज इन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे एग्जांपल n से 2n, 2n से 4n। एक केमिकल का नाम याद रखना है, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन इंड्यूस कराता है एंडोमाइटोसिस को प्लांट सेल्स में। इसका हम यूज करते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक में और बायोटेक्नोलॉजी में कि जिससे एंडोमाइटोसिस हो सके, सेल एंडोमाइटोसिस करे। अभी वो आपको इतना नहीं समझ आएगा। कई कंडीशंस में, कई सेल्स में एंडोमाइटोसिस से करके, मतलब पोलाइडी इंक्रीज करा के हम एक अच्छी वैरायटी प्लांट का बनाते हैं। पोलाइडी इंक्रीज करा के हम एक एडवांस या अच्छी वैरायटी हम क्रिएट कर पाते हैं प्लांट में। इसलिए ये कॉल्चिसिन बहुत यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, आपको जरूरत पड़ेगा 12th में। एक तीसरा टाइप है एंडो रीडुप्लीकेशन। एंडो रीडुप्लीकेशन, यहां डुप्लीकेशन हुआ क्रोमोसोम का एंडोमाइटोसिस में। एंडो ही टाइप का है, क्रोमोसोम अपना कॉपी करेगा, ये दैट इज एक्चुअली मॉडिफिकेशन है एंडोमाइटोसिस का। क्रोमोसोम का एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। एग्जाम्पल है लार्वा ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। एक्चुअली लिखना है सेलेवरी ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड, इन सेलेवरी ग्लैंड ऑफ लार्वा ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। इसका नाम है फ्रूट फ्लाई, कॉमनली इसको हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। इसमें ये पॉलीटीन क्रोमोसोम प्रेजेंट है। पॉलीटीन क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? सेलेवरी ग्लैंड ऑफ लार्वा ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर या फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है। जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट इस पे बहुत ज्यादा हुए हैं एनिमल्स के लिए, है ना। इसलिए इसको हम 12th में बहुत डिटेल पढ़ते हैं और दोबारा नाम आएगा तो ये पॉलीटीन क्रोमोसोम और इसका जिक्र आएगा, इसलिए ये इसको याद रखना, है ना। अब है नहीं, बट नहीं तो हम पॉलीटीन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी पढ़ते थे। एक नोट ये भी याद रखना है, अमाइटोसिस। माइटोसिस तो पढ़ लिया, माइटोसिस से भी बहुत सिंपल टाइप का एक डिवीजन होता है जिसका नाम है
अमाइटोसिस। अमाइटोसिस का मतलब ये है कि जो माइटोसिस में अपन ने क्या समझा, माइटोसिस में हमने यही देखा कि सेल हमारी एक सिक्वेंशियल इवेंट को फॉलो करती है। सिक्वेंशियल इवेंट बोले तो G1 को, S को, G2 को, फिर M फेज में आई तो प्रोफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, फिर टेलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस। जब सेल डिवाइड करे और बिना किसी सिक्वेंशियल इवेंट के डिवाइड करे, देन दैट डिवीजन इज अमाइटोसिस। और ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का, सिंपलेस्ट टाइप का डिवीजन है। बहुत जो सिंपल टाइप के सेल है बोले तो प्रोकैरियोट्स में ये डिवीजन हमें देखने को मिलेगा। जब हम प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे तब इसकी भी बात करेंगे। सिंपलेस्ट मेथड है डिवीजन का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें ये डायरेक्ट मेथड है डिवीजन का, सेल डायरेक्ट डिवाइड करती है, देयर इज नो सिक्वेंशियल इवेंट, जो हमने अभी तक पढ़े हैं, है ना, एंड सेल साइकिल को फॉलो नहीं करती। तो ये बहुत ही सिंपल बेसिक टाइप का डिवीजन है, जिसे हम बोलते हैं अमाइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस अब आपका पूरी तरह से कंप्लीट।